हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं। आपको एक बात और बता दें, हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिस पर कि सर तैयारी करवा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक जो है वो सर कवर करवाएंगे, कुछ टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी। तो आप लोग उससे भी जुड़ जाइए और वहाँ से भी अपनी तैयारी करिए। इससे क्या होगा कि एक दिन में आपके 2 टॉपिक जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। एक दिन आपका जो होता है वो थ्योरी लेक्चर होता है, उसके अगले दिन जो है मैं उसी टॉपिक का MCQ सॉल्व करवाती हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बात और बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे हमारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। एक बात और बताना चाहूँगी, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिस पर मॉर्निंग और नाइट में टेस्ट करवाया जाता है, साथ साथ में PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से भी ऐड हो जाइए जिससे कि आप अपना टेस्ट दे सकें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जाति लिंग की असमानता पर आधारित प्रश्न। कल हमने इसका थ्योरी पढ़ाया था। आज जो है इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जाति लिंग की असमानता से, वो हम आपके लिए लेकर के आए। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है कि भारतीय महिलाओं को निम्न में से समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब ये बताना है कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनमें उन्हें किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लैंगिक भेदभाव, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा या फिर पासपोर्ट जारी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पासपोर्ट जारी। पासपोर्ट जारी का तो मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, किसी भी सरकार द्वारा क्या होता है कि जो पासपोर्ट एक जारी किया जाता है, पासपोर्ट के बारे में समझ रहे हैं आप, तो यही आपका जो होगा वो सबसे अलग मतलब ऑप्शन हो जाएगा। तो यही आपका गलत है। बाकी जो भारतीय महिलाएं हैं उनमें लैंगिक भेदभाव भी किया जाता है, यानी पुरुष और महिलाओं में भेदभाव भी किया जाता है। दहेज प्रथा से भी वो लोग प्रताड़ित की जाती हैं और घरेलू हिंसा से भी वो परेशान रहती हैं, पीड़ित रहती हैं। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो पासपोर्ट सबसे अलग ऑप्शन आपका हो जा रहा है। आप लोग को ऐसे पढ़ने से पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता हमने आपको पढ़ाया भी है, जब परिवार वाला टॉपिक पढ़ा है उसमें भी, और कल वाला जो हमने थ्योरी क्लास पढ़ाया था इसमें भी हमने पढ़ाया है पितृसत्ता के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं पितृसत्ता है क्या। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे पुराना पुरुष परिवार का मुखिया होता है। फिर ऑप्शन बी जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे पुरानी महिला परिवार की मुखिया होती है। फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें सबसे पुराना पुरुष परिवार का मुखिया होता है। पुराना पुरुष का मतलब कि जो सबसे बड़ा पुरुष होता है घर में। पितृसत्तात्मक जो परिवार होता है उसमें यही होता है कि सबसे बुजुर्ग होते हैं, जो घर के सबसे बड़े पुरुष होते हैं, पूरा शासन सत्ता या फिर घर के कोई भी निर्णय लेने का हक जो होता है उन्हें ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, स्टीरियोटाइपिंग क्या है। अब आपको ये बताना है कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता है। ऑप्शन बी दिया है पिता से बेटी को संपत्ति का हस्तांतरण, माँ से बेटी को संपत्ति का हस्तांतरण, या फिर पिता से बेटे को संपत्ति का हस्तांतरण। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ये, किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति या चीज़ के बारे में निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है अपने निर्णय स्वयं ले सकें, पुरुषों से आगे रहें, घर में कार्य न करें, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहें। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपने निर्णय स्वयं ले सकें। यही होता है महिला सशक्तिकरण की। महिलाएं जो हैं वो अपना निर्णय स्वयं ले सकें, उन पर किसी का नियंत्रण ना हो, कोई बलपूर्वक नियंत्रण ना करे उन पर। यही होता मतलब कि वो तो हो गया कि कोई जो हो गया वो महिला पर कोई अपना अधिकार जमा रहा है, लेकिन जब महिला सशक्तिकरण हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान की धारा 14 से 18 किससे संबंधित है। अब ये बताना है कि जो संविधान की धारा 14 और 18 है वो किससे संबंधित है। 14 से 18 किससे संबंधित, इसका ऑप्शन दिया हुआ है अनिवार्य शिक्षा अधिकार,
माध्यमिक शिक्षा अधिकार, धार्मिक शिक्षा अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी, शिक्षा का अधिकार जो है वो संविधान की धारा 14 और 18 जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ्यक्रम का निर्माण स्त्रियों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए, किस आयोग ने कहा है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है राधाकृष्ण आयोग, हटार्क समिति, हंटर कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग जो है इसे हम किस आयोग के नाम से जानते हैं? इसे शिक्षा का आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? आप लोग एक बार नोट भी कर लीजिएगा, चाहे अच्छे से सुन लीजिए। शिक्षा का आयोग जो है राधाकृष्ण आयोग को कहा जाता है। और अगर बात करें इसकी स्थापना या गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था? 1948 में। कब? 1948 में जो है वो राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक समानता में, बाधक नहीं यहाँ पर होना चाहिए आपका, ये थोड़ा गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पर बाधक होना चाहिए लेकिन ये बाधक लिख गया है। बाधक तत्व है, ये बताना है कि कौन सा जो है वो लैंगिक समानता में बाधक तत्व है। बाधक मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हमारे जो देश में या समाज में जो लैंगिक असमानताएं चल रही वो बताना है आपको, तो लैंगिक समानता हो जाए उसमें जो बाधक तत्व है वो कौन सा है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन, पृथकता की भावना, मान्यताएं तथा परंपराएं या फिर नवीनता का भय। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारे समाज में परंपराएं चलती हैं, कुछ मान्यताएं हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से रूढ़िवादी परंपरा जो चल रही है, इन्हीं सब वजह से क्या है जो लैंगिक समानता नहीं हो पा रही है, लैंगिक असमानताएं जो हमारे समाज में वो प्रचलित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान विकास के लिए विद्यालय की भूमिका होनी चाहिए। समान विकास के लिए विद्यालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए आपको बताना है, या फिर क्या होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया, विद्यालय पर नियंत्रण होना चाहिए, या फिर लैंगिक समानता विषयी कार्य की, प्रशासक की, या फिर भौतिक गतिशीलता की। तो क्या होना चाहिए, किसकी भूमिका होनी चाहिए? विद्यालय पर नियंत्रण की भूमिका होनी चाहिए, या लैंगिक समानता के विषयी कार्य की भूमिका होनी चाहिए, या फिर प्रशासक की भूमिका होनी चाहिए, या फिर भौतिक गतिशीलता की। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंगिक समानता विषयी कार्य की भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, समान विकास के लिए विद्यालय की भूमिका जो है वो लैंगिक समानता विषयी कार्य की होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक विभेद को समाप्त करने में परिवार का कार्य है। अब ये बताना है कि ये जो लैंगिक असमानताएं चल रही हैं इनको समाप्त करने में परिवार का क्या कार्य है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है समानता का व्यवहार, घरेलू कार्यों में लगना, परिवार की क्षमताओं को पहचानना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, समानता का व्यवहार। समानता का व्यवहार अगर जैसे कि कोई परिवार है उनमें है कि अगर वो स्त्री पुरुष या फिर लड़के लड़कियों में अगर वो समानता के व्यवहार करने लगे तो क्या होगा, लैंगिक विभेद जो होगा वो लैंगिक असमानताएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हमारे समाज में क्या देखा जा रहा है कि लैंगिक असमानताएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। लगभग घरों में क्या है कि वो लड़कों और लड़कियों के बीच में जो है भेदभाव किया जाता है। ये एक माँ बाप ही करते हैं, अगर उनकी संतानें हैं, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि अगर उनकी संतानें हैं पुत्र और पुत्री तो उनमें बहुत ज़्यादा वो भेदभाव करते हैं। तो परिवार को क्या करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसी से क्या होगा, लैंगिक विभेद जो है वो समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सहयोगी समूह का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि सहयोगी समूह का क्या अर्थ है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है समाज एवं समुदाय का सहयोग, समुदाय का पूर्ण ज्ञान, समाज में आपसी सहयोग, या फिर एक साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का समूह। अब ये बताना है आपको कि सहयोगी समूह जो होता है उसका क्या अर्थ है, सहयोगी समूह का अर्थ बताना है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक साथ शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का समूह जो है वो सहयोगी समूह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवादी सिद्धांतों का उद्देश्य है। आपको ये बताना है कि जो नारीवादी सिद्धांत है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, नारियों की बेहतरी के लिए कार्य करना, समाज में नारियों को अधिकार दिलाना, लैंगिक असमानता की प्रकृति एवं कारणों को समझाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो नारीवादी सिद्धांत का उद्देश्य है वो क्या है, समाज में नारियों को अधिकार दिलाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा का कारण है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, परिवार तथा समाज की अनुचित दृष्टि, लड़कियां स्वच्छंद हो जाएंगी, कन्या को पराया धन मानना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, घरेलू हिंसा जो है परिवार तथा समाज की अनुचित दृष्टि। हमने आपको बताया भी है,
आप लोग भी समझ रहे होंगे कि जो हमारे परिवार और समाज में जो भेदभाव चल रहा है उनकी एक दृष्टि नहीं सही है। समझ लीजिए, अनुचित दृष्टि का यही मतलब है कि वही जो है पुरुष और महिला में भेदभाव कर रहे हैं, तो घरेलू हिंसा का कारण जो है यही है, परिवार तथा समाज की अनुचित दृष्टि। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने कहा है कि लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। अब ये बताना है आपको कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किसने ये कहा है कि लोगों को जगाने के लिए क्या है, महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि लोगों को जागृत करने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए किस समिति ने कहा है। ये बताना है कि किस समिति ने ये कहा है कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, दुर्गाबाई देशमुख समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति या फिर ईश्वरी भाई पटेल समिति। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख समिति ने कहा है कि केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला परिषद तथा प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। और अगर हम बात करें कि ये जो दुर्गाबाई समिति है तो इसकी स्थापना, इसका गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1958 में। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 1958 में जो इसका गठन किया गया था। और इसमें जो इसकी ये जो दुर्गाबाई देशमुख समिति है तो ये किसके नाम पर पड़ा है, तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष थी, उनका नाम था दुर्गाबाई देशमुख, उन्हीं के नाम से जो है ये समिति जुड़ी है। और इसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया कि राष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो भी जो हमारे देश की महिलाएं थी तो क्या उन्होंने कहा था या फिर उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि राष्ट्र की प्रगति के लिए जो है महिलाओं की भागीदारी की नींव रखी थी। और वो ये चाह रही थी कि महिलाएं भी अपने देश के हर एक क्षेत्र में भाग ले सकें। ये जो दुर्गाबाई देशमुख थी वो ये चाहती थी, उन्होंने कोशिश की थी कि महिलाओं को अधिकार दिलाएं, हर एक क्षेत्र में वो प्रतिभाग कर सकें, ये सब उनकी कोशिश थी। तो उन्हीं के नाम पर ही ये दुर्गाबाई देशमुख समिति जो है, दुर्गाबाई देशमुख के नाम पर ही दुर्गाबाई देशमुख समिति का नाम पड़ा। इसका गठन कब हुआ था, 1958 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त व्यवस्था है। आपको ये बताना है कि संविधान में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्त व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 45। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 42। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस समिति ने कहा है कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए। ये बताना है आपको कि किस समिति ने ये कहा है कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा के केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए। इसको ऑप्शन दिया हुआ हंसा मेहता समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, कोठारी आयोग या फिर राममूर्ति समिति। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राममूर्ति समिति ने क्या कहा है कि शिशु देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों से जोड़ा जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी दशा में है, उचित विधि से उसका विकास किया जाना चाहिए, किस आयोग ने कहा है। आपको ये बताना है किस आयोग ने ऐसा कहा है कि स्त्री शिक्षा जो है वो अब भी अत्यधिक पिछड़ी दशा में है, उचित विधि से उसका विकास किया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हंटर कमीशन, मुदालियर कमीशन, हटार्क समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन आयोग ने कहा है कि स्त्री शिक्षा भी अत्यधिक पिछड़ी दशा में है, उचित विधि से उसका विकास किया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि लिंग विभाजन का क्या अर्थ है। आपको ये बताना है कि लिंग विभाजन का अर्थ क्या है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है अमीर एवं गरीब के बीच विभाजन, शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच का विभाजन, महिला के बीच का। ये थोड़ा सा टाइप करने में लग रहा है मिस्टेक हुआ, क्योंकि होना चाहिए शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच का विभाजन, यानी कि शिक्षित और अशिक्षित महिला के बीच का विभाजन, ऐसा होना चाहिए। फिर ये सी ऑप्शन दिया पुरुष एवं महिला के बीच विभाजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष एवं महिला के बीच का विभाजन क्या है, लिंग विभाजन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे,
निम्न में से कौन सा पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित है? ये बताना है, ये जितने ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन सा है जो पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित है। इसका ऑप्शन दिया हुआ शिक्षित समाज, महिला निर्धारित समाज, पुरुष निर्धारित समाज या फिर जनतांत्रिक समाज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुरुष निर्धारित समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। आपको ये बताना है कि संस्कृति प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया के रूप में किसे संदर्भित किया जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिकरण, आत्मसम्मान, पितृसत्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सामाजिकरण। सामाजिकरण का हमने आप लोग को बताया भी है कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों ने हमारा जो परिवार वाला लेक्चर अगर उसको लिया होगा तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे। सामाजिकरण का मतलब होता है कि समान के रीति रिवाज या फिर जो समाज में नियमें प्रचलित हैं उनको मानना या फिर उनको सीखना, यही हमारा क्या होता है, सामाजिकरण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है। ये बताना है कि कौन सा इनमें से लिंग और शिक्षा पर आधारित या फिर आधारित या ऐसे बोल लीजिए कि लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिकरण सिद्धांत, समान सिद्धांत, संरचना सिद्धांत या फिर डिस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान सिद्धांत। ये जो लिंग और शिक्षा पर सिद्धांत नहीं है तो समान सिद्धांत जो है वही नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या फिर पंचायती राज की व्यवस्थाएं। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में औरतों के लिए पंचायती राज की संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं। ये इसमें बताना है आपको कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार अपने देश में जो है वो शिक्षित महिलाएं कितनी प्रतिशत हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 65.4%, 55.5%, 71.2% या फिर 62%। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 65.4% जो हैं वो शिक्षित महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अपने देश में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज का स्वरूप है। अब ये बताना है आपको कि जो हमारा भारतीय समाज है उसका स्वरूप कैसा है, पितृ प्रधान है या फिर मातृ प्रधान है, ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पितृ प्रधान। कैसा है, पितृ प्रधान है। ये सब पितृ प्रधान वगैरह आप सब समझ रहे होंगे, वही पितृसत्तात्मक परिवार जो है जिसमें कि पुरुष का या समझ लीजिए जिस घर में पिता का या पुरुष का शासन सत्ता होता है उसी के हाथ में होता है, निर्णय लेने का अधिकार होता है, ये सब जो होता है वो पितृ प्रधान समाज होता है। तो भारतीय समाज में जो है वो भारतीय समाज जो हमारा है वो पितृ प्रधान का स्वरूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना। आपको बताना है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है वो कब बना। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2005 में, 2010 में, 2012 में, फिर 2015 में। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम बना। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं, अगर ना पसंद आया हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़ जाइए, उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस पर मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है, डेली मॉक टेस्ट होता है, मॉर्निंग में होता है और नाइट में होता है, साथ साथ जो है PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पर अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।